वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रही हूं और ये हमारी पेडागोजी की स्पेशल सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हमारी सीरीज़ 15 है और हम जुलाई 2013 में सीटेट साइंस पेडागोजी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उनका सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल में उनको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने अगर स्टार्टिंग से पेडागोजी की और सीटेट में जो साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन सीटेट साइंस पेडागोजी में जुलाई 2013 में पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये हमें बताना है। डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, ये हमने पहले पढ़ा था। जब टीचिंग और लर्निंग होती है, सीखने सिखाने की विधि होती है, तो अपर प्राइमरी स्टेज पे टीचर का यही फोकस होता है कि बच्चे में प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल इंक्वायरी करने का कौशल जो है, स्किल जो है, वो उनके अंदर विकसित हो। तो ये तो बिल्कुल सही है। एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल, तकनीकी कौशल अर्जित करना, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। अभी बच्चे को तकनीकी कौशल उसके अंदर नहीं लेके आना है। वो बच्चा जब 12th के बाद इंजीनियरिंग वगैरह में जाता है तब टेक्नोलॉजिकल स्किल पे ध्यान दिया जाता है। तो उसका अभी साइंस में अपर प्राइमरी स्टेज पर कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, जी हाँ, बच्चे यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में जाके स्टेप बाय स्टेप, तो ये तो सही है। एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, जी हाँ, ये भी है। बच्चे जो हैं वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं और उनके अंदर वैज्ञानिक साक्षरता आती है, तभी वो क्या होते हैं, समाज में अपने आप को साइंस से जोड़ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन हैविंग साइंटिफिक टेम्पर। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। मतलब एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसकी पर्सनैलिटी कैसी है, साइंटिफिक टेम्पर है, वैज्ञानिक सोच वो रखता है। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उसकी वैज्ञानिक सोच से, वैज्ञानिक टेम्पर से, उसकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति से मेल नहीं खाता है। सीकिंग एविडेंस, प्रमाण मांगना, ये तो बिल्कुल कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसका प्रमाण मांगना, उसका प्रूफ करने के लिए कहना, बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर की तरफ जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। बायस्ड ऑप्शन, पक्षपाती राय, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन लिख दिया है मैंने, शायद ये ओपिनियन होगा, तो पक्षपाती राय, बायस्ड ओपिनियन, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। साइंस में जितने भी लॉज, थ्योरीज प्रूव होती हैं वो सब निष्पक्ष तरीके से प्रूव होती हैं, ना कि बायस्ड तरीके से। तो बायस्ड ओपिनियन रखना, पक्षपाती राय रखना, यहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर को नहीं दर्शाता। यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी तर्क संगत चिंतन, रेशनल थिंकिंग, जी हाँ, अलग अलग तरह की चीज़ें सोचना, खोज करना, चिंतन करना, उन पर थिंक करना, ये बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर की तरफ जाता है। व्यापक सोच, ओपन माइंडेडनेस, एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरह की सोच रखना कि इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, उस तरह से भी किया जा सकता है, नहीं ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो ये आपकी ओपन माइंडेडनेस होती है, व्यापक सोच होती है। ये भी साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी को शो करता है। तो यहाँ पर ए, सी, डी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर बी, पक्षपाती राय, बायस्ड ओपिनियन, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन विच हैव बीन लेफ्ट अनआंसर्ड। दिस हैज़ बीन डन सो दैट। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए जाते हैं जिनका हल नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देखिए, जो एनसीईआरटी की आप 6th, 7th, 8th की बुक देखेंगे उसमें आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो डेली लाइफ से रिलेट होते हैं और उनका आंसर उनमें नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, स्टूडेंट कैन सीक आंसर टू दीज क्वेश्चन बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। जहाँ भी खोज करने की, एक्सप्लोर करने की बात आ जाए, इसका मतलब यही चीज़ पर फोकस दिया जाता है। एनसीईआरटी में साइंस में इसी चीज़ पर फोकस दिया है और एनसीएफ ने भी इसी चीज़ पर फोकस दिया है कि बच्चे एक्सप्लोर करें, खुद से करें। तो यही आंसर यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा। शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए
इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। मतलब इनके आंसर इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक तो रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ बच्चे खुद से खोज करें और खुद से इन प्रश्नों के उत्तर करें। ऐसा स्किल, ऐसी कौशल बच्चों के अंदर डालने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके आंसर नहीं होते। बाकी टीचर कैन यूज़ दिस क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट कैन सेंड दीज क्वेश्चन टू साइंटिस्ट टू गेट द आंसर, शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त करें। ऐसा कभी आप सोच सकते हैं 6th 7th 8th के बच्चे करते हैं कि साइंटिस्ट के पास भेज रहे हैं, तो नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। टीचर हैव अ गुड पूल ऑफ क्वेश्चन फॉर असेसमेंट पर्पस, आकलन के लिए शिक्षकों के पास अच्छा प्रश्न भंडार है। देखिए, प्रश्न भंडार तो टीचर अपने आप से भी बना सकता है, तो मेन पर्पस इसलिए नहीं है कि टीचर के पास अच्छे क्वेश्चन मिल जाएं। मेन पर्पस इसलिए ही है कि टीचर क्या करें कि जब ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आएँ तो बच्चों से कहें कि आप खुद से इनको एक्सप्लोर करें, खुद से अपने आप से इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 स्ट्रांगली रिकमेंड दैट साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जहाँ भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात आ जाए वो ऑप्शन गलत होगा। कभी भी साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का ये उद्देश्य नहीं होगा कि बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाए। हेल्प स्टूडेंट टू बी इमोशनली बैलेंस्ड, यहाँ पर संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने के लिए बच्चों पर फोकस नहीं होता साइंस का, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। साइंस का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बच्चे को इमोशनली बैलेंस्ड बनाना है, तो ये गलत हो गया। हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर कंप्यूटेशनल स्किल, संगणना कौशल, इसमें क्या होता है बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेंटल एबिलिटी होती है, तो ये यहाँ पर इसका फोकस नहीं है, वो हम मैथ्स में करते हैं, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना, जी हाँ, साइंस में याद रखिए किसको फॉलो किया जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो किया जाता है। किस अप्रोच को, कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो किया जाता है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि रचनावादी विचारधारा में क्या होता है बच्चे को करके सीखने पर, बच्चे को इस तरह की एक्टिविटी दी जाती है, इस तरह के नाटक बच्चों से करवाए जाते हैं जहाँ बच्चा खुलकर अपने आप को प्रस्तुत कर पाता है, खुद से चीज़ों को करता है, क्रिएटिविटी स्किल, हर तरह से अपने आप सोचता है, परिकल्पना इमेजिनेशन करता है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इम्प्लाइज दैट इट शुड, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है। अगर आपने पहले वीडियो देखी हैं तो आप इस क्वेश्चन का बड़ी आसानी से आंसर कर देंगे। सीटेट में याद रखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बताया था संज्ञानात्मक वैधता ये कहती है कि बच्चों को उसकी आयु के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए, बी एज एप्रोप्रिएट एंड विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि के उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 6th क्लास के बच्चे को इतने भारी भारी एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, सीधा इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे रहे हैं खुद से, वो बच्चे के लिए अभी अच्छे नहीं होंगे, तो हमें उसकी एज के अकॉर्डिंग ही कराना चाहिए साइंस में, तभी बच्चे का साइंस के प्रति इंटरेस्ट जागेगा। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चा अपर प्राइमरी स्टेज में आता है तो साइंस का लेवल बढ़ जाता है। 5th क्लास तक तो साइंस होती नहीं है, सीधा एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर पढ़ाते हैं, लेकिन 6th क्लास में वो लॉस पढ़ता है, फैक्ट पढ़ता है, थ्योरीज पढ़ता है, अलग अलग नियम पढ़ता है, तो उस पर एकदम से भार आता है। तो हमें इस तरह से नहीं पढ़ाना चाहिए कि बहुत ही भारी भारी चीज़ें, बड़े लेवल की चीज़ें हम बच्चे को कराएं। कॉग्निटिव वैलिडिटी, संज्ञानात्मक जो दिमाग की थिंकिंग है वो तभी फुलफिल होगी जब बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे का धीरे धीरे इंटरेस्ट बने और वो बड़े अच्छी तरह से सोचे, थिंक करे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कॉग्निटिव वैलिडिटी में एज पर ही ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की आयु को ध्यान में रखकर उसके बोधन स्तर के भीतर ही उसको पढ़ाया जाए। बाकी सारे ऑप्शन भी यहाँ अच्छे हैं, लेकिन याद रखिए कॉग्निटिव वैलिडिटी में एज एप्रोप्रिएट ही आता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नर्चर क्यूरियोसिटी ये भी होता है। साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट की जब बात आती है तो वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बाकी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन कॉग्निटिव वैलिडिटी की बात आ जाए तो आप एज एप्रोप्रिएट को ध्यान में रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा थ्योरी का क्वेश्चन है लेकिन पेडागोजी में ऐड कर दिया गया है। वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू क्लास 8th स्टूडेंट, नेहा मेंशन द फॉलोइंग नेसेसरी प्रिकॉशन टू बी टेकन, विच वन ऑफ द अबव प्रिकॉशन हैज़ बीन मेंशनड रॉन्गली बाय द टीचर। कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ाने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सी जो सावधानी है यहाँ पर गलत बताई है टीचर ने। देखिए, थ्योरी में हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में अच्छे से, अगर आपने वो देखा है तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से उसका आंसर दे देंगे। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड विद हॉट वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़, यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री से सेल्सियस से 42 डिग्री के बीच में होती है, और जब हम हॉट वाटर में डालते हैं तो पानी गर्म 100 डिग्री पे होता है। तो जब ऐसा करेंगे तो उससे थर्मामीटर फट जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज तो 35 से 42 तक की है। तो ये बिल्कुल नहीं करते हैं, थर्मामीटर को कभी भी गर्म पानी से ना धोते हैं, ना पहले ना बाद में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल टेकिंग द रीडिंग, उसको बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इन द थर्मामीटर इज बिलो 35 डिग्री, क्योंकि उसकी रेंज 35 से 42 डिग्री है। तो मर्करी का जो पारा होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका लेवल जो है 35 से नीचे होना चाहिए जब आप मेज़र कर रहे हैं, तभी तो वो 35 से 42 के बीच में आएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइड, देखिए हमें स्ट्रेट पकड़ना चाहिए, अगर हम उसे हिला देंगे तो क्या होगा, मर्करी का जो लेवल उसमें आया है वो आगे पीछे हो जाएगा, मर्करी का लेवल नीचे आ जाएगा। तो हमें बिल्कुल उसे स्ट्रेट लाइन में करके देखना चाहिए, यही यहाँ पर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये सही प्रिकॉशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द सेक्शन ऑन एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट इंक्लूडेड इन द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8th प्राइमरीली एम एट, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट से अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उनको रखने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य है, ये हमें बताना है। एनहेंसिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना, वो टीचर चैप्टर से भी एग्जाम्पल के माध्यम से कर सकता है, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज ड्यूरिंग वैकेशन, छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, वो टीचर उन्हें अलग से प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दे सकता है। बाकी जो बुक एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी और प्रोजेक्ट दिए उनका पर्पस ये नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। असेसिंग द स्टूडेंट ऑन प्रैक्टिकल स्किल, प्रैक्टिकल स्किल सोच के ये नहीं कि ऑप्शन को टिक कर दिया, यहाँ पर असेसिंग की बात हो रही है, आकलन की बात हो रही है। आकलन के पर्पस से एक्टिविटी और प्रोजेक्ट नहीं रखे जाते कि जो प्रौद्योगिकी कौशल हैं उनमें शिक्षार्थियों का आकलन करे टीचर। आकलन क्या होता है कि बच्चे के बारे में पता लगाना, उसके पर्पस से एक्टिविटी और प्रोजेक्ट नहीं रखे जाते, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, जी हाँ, विस्तृत तरीके से बड़े स्तर पर बच्चे लर्निंग कर सकें, उनकी साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब डेवलप हो जाएं, इसलिए एक्टिविटी और प्रोजेक्ट को ऐड करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को ताकि वो एक्सटेंड रूप में लर्निंग कर सके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस एग्जीबिशन इज टू, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए, बचपन में आपको याद होगा जब आप स्टूडेंट होंगे और साइंस के एग्जीबिशन होते थे जिसमें बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते थे, पेरेंट्स आते थे, टीचर उनको देखते थे, तो वहाँ पर बच्चों के लिए वो क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता था, क्योंकि बच्चे अपने आप खुद से प्रोजेक्ट बनाते थे, असाइनमेंट बनाते थे और जिनको एग्जीबिशन में लगाते थे। उससे क्या होता था, जब बच्चे वहाँ पर खुद से करते थे, खुद से अपने असाइनमेंट बनाते थे, उनको बहुत ही अच्छा तरीके से बनाने की कोशिश करते थे ताकि उनका सबसे बेस्ट हो, तो वहाँ पर बच्चे की क्रिएटिविटी स्किल जो है, सृजनात्मकता कौशल है, वो बड़े अच्छे से दिखती थी, क्योंकि बच्चा ये सोचता था कि मैं कुछ ऐसा अलग करूँ कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे अलग दिखाई दे। और जब बच्चा ऐसा सोच रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी स्किल को बाहर लाने की कोशिश करी जा रही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल होगा। ग्रेड स्टूडेंट ऑन प्रैक्टिकल स्किल, ये बिल्कुल गलत है। जब भी ग्रेड
की बात आ जाए तो वो ऑप्शन ज़्यादा ठीक नहीं होता, तो ये गलत हो गया। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू कम्पीट विद अदर, जब भी कंपटीशन की बात आ जाए तो वो ऑप्शन भी गलत होता है। प्रतिस्पर्धा को साइंस में क्या हर किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं माना गया है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि उससे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, आपस में ही लड़ने लगते हैं, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू शो केस देयर क्रिएटिव आइडियाज़, जी हाँ, यही तो मुख्य उद्देश्य होता है एग्जीबिशन का। बच्चे के जो क्रिएटिव आइडिया हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो बाहर निकल कर आए, उसी पर्पज़ से साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनके सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। बाकी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एनहेंस देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इस पर्पज़ से साइंटिफिक वो साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन टीचिंग ऑफ साइंस कैन बी मोर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर, विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का डैश डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है। देखिए, कक्षा में जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चनिंग करी जाती है, उसके पीछे क्या पर्पस होता है ये हमें बताना है। इंश्योरिंग लेवल ऑफ लर्निंग, सीखने का स्तर सुनिश्चित करना। हाँ, देखिए, टीचर होता है, क्लास में आके बच्चों से क्वेश्चन क्यों पूछता है, यही जानने की तो कोशिश करता है कि बच्चे को कितना आता है, बच्चे को टॉपिक की कितनी नॉलेज है, उसके सीखने का स्तर कितना है। इंश्योरिंग द लेवल ऑफ लर्निंग, जी हाँ, यही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीखने का स्तर सुनिश्चित करना ही टीचर इसी पर्पज से बच्चों से क्वेश्चन करता है क्लास में। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसका कोई मतलब नहीं है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं है इसका। प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्वेश्चन से प्रमोट नहीं होगी, जैसे एग्जीबिशन से प्रमोट हो रही थी, तो ये भी यहाँ से बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। 4 कैंडिडेट अपीयरिंग इन एन इंटरव्यू, 4 जो अभ्यर्थी होते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं साइंस के, ठीक है, साइंस टीचर के लिए इंटरव्यू देने वो जाते हैं। वर आस्क्ड टू गिवन अ डेमोन्स्ट्रेशन लेसन टू क्लास 8th स्टूडेंट ऑन द टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेज, तो उन चारों से ये कहा गया कि आप द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब पर हमें डेमो कर दिखाइए, उस पर निर्देशन पाठ देने के लिए उनसे कहा गया। तो होता क्या है, भिन्न भिन्न फॉलोइंग डिफरेंट अप्रोचेज वर फॉलोड बाय डिफरेंट कैंडिडेट, भिन्न भिन्न अभ्यर्थी द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का पालन किया गया। हर कैंडिडेट ने जब डेमो दे रहा था वो क्लास में बच्चों को, तो अलग अलग अप्रोच को फॉलो किया। तो हमें बताना है विच वन ऑफ द अबव अप्रोचेज विल बी मोर इफेक्टिव फॉर टीचिंग ऑफ टॉपिक, उपयुक्त उपागमों से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सी, किस टीचर ने जो डेमो देने के लिए गए हैं सबसे अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाया। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑन द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ज़्यादातर टीचर यही करेंगे जो कि एक अच्छी विधि नहीं होती। श्याम पट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्यान करना साइंस में इतना अच्छा नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बाहर हो जाएगा। यूज़ ऑफ चार्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट चार्ट से बच्चा नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि वो वहाँ पर असली में उनको करते हुए नहीं देख पा रहा, चार्ट में तो सिर्फ एक इमेज है और उसके माध्यम से वो समझ जाए पूरा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी बाहर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग ऑन हैंड ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज़ फॉलोड अप विद डिस्कशन, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधि के बाद चर्चा का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी हैंड ऑन एक्टिविटीज़ की बात आ जाए, हस्तपरक की बात आए, जहाँ बच्चे खुद से करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करना कि बच्चे खुद से भी करें। जैसे क्लास में एक बॉटल लिया है, उससे बच्चों को दिखाया पानी भरकर, देखिए कैसे लिक्विड में जो प्रेशर है सब तरफ समान है, इस तरह की कुछ ऐसी गतिविधि बच्चों से करवाई और उसके बाद उन्होंने डिस्कशन किया, वो सबसे अच्छा मेथड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेटर फोकस ऑन क्लासरूम क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, टीचर डेमो देने के लिए आया है, आते ही अगर बच्चों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी एक बहुत अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि उसको टॉपिक समझाने के लिए कहा गया है, ना कि बच्चों की नॉलेज को जानने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिट होता है। इस तरह हमारे जुलाई जो सीटेट में साइंस पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए वो हमने देखे, मुझे लगता है सभी क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है सभी को, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मुझे पूरी उम्मीद है सारे स्टूडेंट वीडियो को शेयर करते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।